हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ HTML और CSS को यूज करके इस 3D रोटेटिंग क्यूब को बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स को यूज करूंगा, लेकिन मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज करूंगा वो आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। तो चलिए इस 3D रोटेटिंग क्यूब को बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक index.html फाइल बनाऊँगा। index.html style.css भी बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ये सिर्फ HTML और CSS को यूज करके मैं बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको HTML और CSS की बेसिक नॉलेज है। अगर HTML आपको नहीं आता तो HTML का कोर्स तो ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मैं इसे क्यूब प्रोजेक्ट टाइटल दे देता हूँ और अपनी style.css को लिंक कर लेता हूँ। style.css मैंने लिंक कर लिया। अब यहाँ मैं सबसे पहले एक कंटेनर बनाता हूँ, कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर डॉट क्यूब नाम से एक डॉट क्यूब क्लास नेम से एक डिव बनाऊंगा, और इसके बाद मैं डॉट फेस क्लास नेम से 6 डिव्स बनाऊंगा। 6 क्यों? क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस होती हैं। और अब हर एक फेस को मैं एक अलग नाम देता हूँ। जैसे मैं इसे नाम देता हूँ फ्रंट, इसे नाम देता हूँ बैक, इसे नाम देता हूँ टॉप। इसे इन सबको मैं क्लास नेम अलग अलग दे रहा हूँ, क्योंकि हमें हर एक फेस को अलग अलग स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, राइट और लेफ़्ट। मैंने दे दिया। अब मैं चलता हूँ स्टाइलिंग की तरफ। तो मैं style.css में जाता हूँ, एक काम करता हूँ। तब अभी मैं इसे ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले index.html को मैं ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल ब्राउज़र पे कुछ भी नहीं दिखेगी, पर फिर भी मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं रिफ्रेश करके आपको आगे बताता रहूँ। अभी ब्राउज़र पे हमारी कुछ भी नहीं दिख रही। चलिए, तो मैं इसे स्टाइलिंग देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करके पैडिंग और मार्जिन को 0 कर देता हूँ, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन जो ब्राउज़र की तरफ से रहती है वो ख़त्म हो जाए। बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर लेता हूँ, बॉर्डर बॉक्स। और अब ये वो स्टाइलिंग है जो हम हर एक प्रोजेक्ट में देते ही हैं। इसका हमारे इस प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्यूब वाले से। ये नहीं भी आप दो तो भी क्यूब बिल्कुल वैसे ही काम करेगी, बस सहूलियत के लिए हम इसे देते हैं। तो चलिए अब स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कंटेनर पे आता हूँ। कंटेनर पहले मैंने बनाया है, कंटेनर को स्टाइलिंग देता हूँ। डॉट कंटेनर को सबसे पहले मैं पोजीशन देता हूँ रिलेटिव। उसके बाद हाइट विड्थ इसे दे देता हूँ। हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल की, और विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल की। ठीक है। अब डॉट फेसेस पर आता हूँ। यहाँ अभी मैं 3D स्टाइलिंग स्टार्ट नहीं कर रहा। जब 3D स्टाइलिंग स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर्सपेक्टिव भी दूंगा। अब इस क्यूब पे आता हूँ, तो डॉट क्यूब को स्टाइलिंग देता हूँ, डॉट क्यूब, और इसे भी हाइट और विड्थ दूंगा 100 पिक्सल की, सॉरी 200 पिक्सल की, और विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल की। इसे हाइट और विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है। कंटेनर तो हमारा बड़ा भी रहेगा तो काम चल जाएगा। कंटेनर को यूं ही रहने देता हूँ, ज़रूरत पड़े तो बाद में इसे हाइट विड्थ दे दूँगा। अभी के लिए यही रहने देता हूँ इसे। और क्यूब में मैं पोजीशन देता हूँ एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि इसे मैंने रिलेटिव दिया और इसे एब्सोल्यूट दिया, तो अब ये जो क्यूब है वो इस कंटेनर के रिलेटिवली काम करेगी, कंटेनर के रिलेटिवली पोजीशन लेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा वो एलिमेंट जिस पर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है वो अपने नियरेस्ट नॉन स्टैटिक एंसेस्टर के पोजीशन के अकॉर्डिंग पोजीशन लेता है। नॉन स्टैटिक एंसेस्टर मीन्स वैसा एंसेस्टर जो जिसके पास पोजीशन स्टैटिक ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो। तो जैसे यहाँ रिलेटिव है, स्टैटिक तो है नहीं, और ये इसका पेरेंट भी है, तो ये क्यूब जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशन के कारण अब इसके रिलेटिवली मूव करेगा। तो चलिए यहाँ तक हमने कर लिया। अभी तक हमारा कुछ भी दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, डॉट फेस को भी स्टाइलिंग दे देता हूँ कुछ। तो इसे मैं हाइट और विड्थ दे देता हूँ
200 पिक्सल की, और एक बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि कुछ दिखे। 2 पिक्सल सॉलिड और रेड देता हूँ, लेकिन मैं इसे रेड रखूँगा नहीं, मैं इसकी स्टाइलिंग थोड़ी चेंज करता हूँ, इसे इतने पर रखता हूँ, ये ठीक है। अब देखता हूँ ब्राउज़र पे क्या हुआ है अब तक हमारा। आप देख सकते हो ये इस तरह से पोजीशन हो गया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम इसे पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। और अब हम अगर देखेंगे तो ये जो है वो सब एक के ऊपर एक आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट देते ही हमारा ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लोर से हट जाता है, और ये जो हमने एब्सोल्यूट दिया है वो अपने नियरेस्ट या क्लोजेस्ट नॉन स्टैटिक एंसेस्टर के रिलेटिवली मूव करने लगता है। तो ये अब इस क्यूब के, ये जो क्यूब है, ये क्यूब क्लास है, उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक कर लिया। अभी से थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से दे देता हूँ इसे 200 पिक्सल, 200 कम होगा, टॉप से देता हूँ 300 पिक्सल, और मार्जिन लेफ़्ट से देता हूँ 400 पिक्सल, 400 पिक्सल हमने यहाँ कर लिया इसे। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, टॉप से थोड़ा और कम करता हूँ, 250 पिक्सल करता हूँ, अब सही है। यार इसे थोड़ा और कम करता हूँ, 200 पिक्सल ही सही था, 200 पिक्सल, अब सही है। अब मैं इसे स्टाइलिंग देना शुरू करता हूँ। इसके लिए कलर भी देता हूँ हर एक को, बैकग्राउंड देता हूँ, रेड लिखता हूँ, और बाकी मैं यहाँ से चूज कर लूँगा। रेड के लिए कौन सा कलर मुझे चाहिए, मैं इसे यहाँ रखता हूँ, और ओपेसिटी इसकी, इसे और थोड़ा लो, ये ठीक है, और ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ। यहाँ से ओपेसिटी हम कम करते हैं। वैसे आप चाहो तो ओपेसिटी खुद भी दे सकते हो, 0 से 1 के बीच में कोई भी। इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया। ये कलर अभी थोड़ी डार्क है, वैसे डार्क इस वजह से है क्योंकि ये सारे फेसेस एक के ऊपर एक हैं, इस वजह से डार्क है। तो चलिए अब मैं हर एक फेस को अलग अलग स्टाइलिंग देना शुरू करता हूँ। अब मैं 3D स्टाइलिंग स्टार्ट करता हूँ। तो 3D स्टाइलिंग देने के लिए यहाँ सबसे पहले मैं इसे हटा ही देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 3D स्टाइलिंग देने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर्सपेक्टिव दूंगा 800 पिक्सल, 800 पिक्सल। अब ये पर्सपेक्टिव क्या है इसे समझते हैं। देखिए जब भी हम CSS में कोई भी चीज़ 3D बनाते हैं तो वो एक्चुअल में 3D नहीं बनती है, वो रहती 2D ही है, लेकिन वो 3D दिखने लगे इसके लिए हम उसे पर्सपेक्टिव देते हैं। पर्सपेक्टिव करता क्या है, ये कैमरा पोजीशन सेट करता है, या इसे ये कह सकते हैं कि ये डिसाइड करता है कि व्यूअर एलिमेंट्स को कितनी दूर से देख रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर मैं इसे 3D बनाता हूँ तो कुछ फेसेस होंगे जो पीछे की तरफ होंगे, तो व्यूअर जितनी दूरी से देखेगा, इस स्क्रीन में जितनी दूरी से कैमरा को हमने सेट किया है वो उतना ही 3D नज़र आएगा, इसलिए हम ये पर्सपेक्टिव देते हैं। तो हो गया, पर्सपेक्टिव मैंने दे दिया। अब क्यूब में मैं दूंगा ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D। इससे क्या होगा, देखिए मैं सिर्फ क्यूब में प्रिजर्व 3D, मैं मान लो क्यूब में कुछ स्टाइलिंग देता हूँ, कुछ चीज़ें 3D बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि क्यूब के जो चिल्ड्रेन हैं वो भी 3D ही दिखें। तो ऐसा कैसे होगा, क्यूब को मैंने 3D बना दिया और अब मैं चाहता हूँ कि क्यूब के जो चिल्ड्रेन हैं वो भी 3D दिखें। तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कह रहा हूँ इसे कि मैंने तुम्हें 3D बना दिया, अब जो तुम्हारे चाइल्ड हैं या तुम्हारे जो चिल्ड्रेन हैं उन्हें भी तुम 3D ही रखना, यानी कि प्रिजर्व कर दो 3D। प्रिजर्व 3D का मतलब क्या हुआ, प्रिजर्व कर दो 3D अपने चिल्ड्रन के लिए। तो यही इसका मतलब हुआ। ये भी हम देते हैं पेरेंट पे, उस पेरेंट पे जिसके चिल्ड्रन को हम 3D रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ मैं एक और काम करता हूँ, ट्रांसफॉर्म यूज करता हूँ और रोटेट X यूज करता हूँ 20 डिग्री, और रोटेट Y यूज करता हूँ 30 डिग्री। उस यहाँ मैंने 30 डिग्री लिख दिया, 30 या 40 डिग्री ठीक रहेगा, 40 डिग्री। अब इससे जाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है।
अब आप देख सकते हो थोड़ी ये टिल्ट हो गई, ये क्यों हुई है अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये अभी आप देख सकते हो ये कुछ हद तक 3D नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर्सपेक्टिव को कमेंट आउट कर दूँ, एक सेकंड, मैंने इसे कमेंट कर दिया और मैं सेव करता हूँ और यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये अलग तरह से दिख रही है। लेकिन जब मैं यहाँ इसे ऐसे रखता हूँ, इसे पर्सपेक्टिव को यूज करता हूँ, तो ये अलग तरह से दिखती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि पर्सपेक्टिव कैमरा डिस्टेंस डिसाइड करती है कि व्यूअर कितनी दूर से दिख रहा है। अभी आप अगर आप इस पॉइंट पे यहाँ पे रहो तो आपको ये दूरी साफ दिखेगी, ये दूर पे है, ये जो पॉइंट है वो दूर है। तो इस वजह से पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, पर्सपेक्टिव को हमेशा ही आप पेरेंट एलिमेंट पर देना, चाइल्ड एलिमेंट पर मत देना, क्योंकि चाइल्ड एलिमेंट पर अगर आप दोगे तो हर एक चाइल्ड के लिए आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा। और मॉडर्न अप्रोच यही है कि हम पर्सपेक्टिव को पेरेंट एलिमेंट पे देते हैं। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब मैं चलता हूँ हर एक फेस पे और हर एक फेस को अलग अलग स्टाइलिंग देता हूँ। तो यहाँ फ्रंट पे सबसे पहले यूज करता हूँ फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट। तो सबसे पहले डॉट फ्रंट को स्टाइलिंग देता हूँ और इसे देता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई मैं करूँगा इसे, ये फ्रंट है ना तो इसे रोटेट वाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे सिर्फ ट्रांसलेट जेड करना है। ट्रांसलेट जेड मैं करूँगा 100 पिक्सल। अब यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे रोटेट एक्स और रोटेट वाई और यहाँ ट्रांसलेट जेड का मतलब नहीं समझाया, तो अब मैं समझा देता हूँ। देखिए जब भी हम रोटेट एक्स यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर उसे रोटेट कर रहे हैं। मैंने जैसे ही रोटेट एक्स 20 डिग्री का किया तो ये एक्स एक्सिस की तरफ नहीं गया, एक्स एक्सिस की तरफ 20 डिग्री नहीं गया, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर 20 डिग्री गया। उसी तरह से जब मैं रोटेट वाई 40 डिग्री करता हूँ तो रोटेट ये वाई डायरेक्शन में नहीं होता, ये वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रोटेट होता है। और ट्रांसलेट जेड का मतलब क्या है? ट्रांसलेट जेड का मतलब है कि हम उसमें डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं। ट्रांसलेट जेड 100 पिक्सल का मतलब क्या है कि ये 100 पिक्सल इसमें डेप्थ आएगी। तो मैंने किया यहाँ ट्रांसलेट जेड 100 पिक्सल। इससे होगा क्या, इससे जो फ्रंट फेस है, ये फ्रंट पे मैंने ट्रांसलेट जेड 100 पिक्सल लगाया तो ये जो फ्रंट फेस है वो 100 पिक्सल से ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इतना कर दिया मैंने। अब डॉट बैक पर चलता हूँ। डॉट बैक, मैंने बैक ही दिया है ना क्लास नेम, हाँ बैक है। तो मैं यहाँ भी इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ भी ट्रांसलेट तो यूज करूँगा ही, पर उसके अलावा मैं यहाँ रोटेट वाई यूज करूँगा। रोटेट वाई 180 डिग्री। इससे होगा क्या, ये जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये वाई एक्सिस की तरफ चला जाएगा, घूम जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये घूम जाएगा, और वाई रोटेट वाई का मतलब वाई एक्सिस की तरफ ये 180 डिग्री घूम जाएगा। और ट्रांसलेट जेड का मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेट जेड का मतलब कि 100 पिक्सल से ये इसमें डेप्थ क्रिएट होगी। तो मैंने बैक को भी स्टाइलिंग दे दी। अब टॉप को देता हूँ डॉट टॉप। टॉप को क्या करूँगा, इसे अब कॉपी कर लेता हूँ। रोटेट वाई, टॉप को हमें 180 डिग्री रोटेट नहीं करना, टॉप को हमें 90 डिग्री रोटेट करना है। 90 डिग्री ये रोटेट वाई नहीं होगा, ये रोटेट एक्स होगा। रोटेट एक्स 90 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये अब 90 डिग्री ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब बॉटम को करता हूँ डॉट बॉटम, और इसमें ट्रांसफॉर्म रोटेट, इसे एक्स करूँगा, यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसके लिए मैं -90 डिग्री यूज करूँगा। और ट्रांसलेट जेड तो रहेगा ही, ट्रांसलेट जेड 100 पिक्सल। अब बॉटम भी हमने कर लिया। अब राइट और लेफ़्ट बचा है, तो डॉट राइट, और इसमें मैं राइट को हमें क्या करना होगा, जो राइट साइड में है, मतलब राइट साइड में जिसे हमें ले जाना है उसे हमें वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री शिफ्ट करना होगा। तो ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई और 90 डिग्री शिफ्ट करूँगा मैं इसे, और ट्रांसलेट जेड
100 पिक्सल हर एक में आप नोटिस कर सकते हो, हर एक में मैं 100 पिक्सल ट्रांसलेट जेट दे रहा हूँ, यानी हर एक में 100 पिक्सल की डेप्थ क्रिएट होगी। अभी से मैं और अच्छे से समझाऊंगा। पहले जो बेसिक कोडिंग है वो कर लेता हूँ। डॉट लेफ्ट के लिए भी ट्रांसलेट इसे कॉपी कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई ही होगा, बस ये 90 डिग्री होगा, -90 डिग्री होगा, और ट्रांसलेट जेड तो सेम ही होगा। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और देखता हूँ क्या हुआ। अब आप देख सकते हो क्यूब हमारी बन गई है, लेकिन इसे मैं ओपेसिटी थोड़ी कम देता हूँ और कलर भी चेंज करता हूँ, क्योंकि कलर भी उतना अच्छा नहीं है ये, और ओपेसिटी को और कम कर देता हूँ, इतना रखता हूँ। अब देखता हूँ कि क्या होता है। अब कुछ हद तक ठीक है ये। कलर को थोड़ा और रेडिश बनाता हूँ, इतना ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और काम करूँगा, मैं बैकड्रॉप फ़िल्टर यूज करता हूँ, ब्लर कर देता हूँ बैकड्रॉप फ़िल्टर इसमें फेसेस पर ही। इसमें मैं बैकड्रॉप फ़िल्टर ब्लर कर देता हूँ 2 पिक्सल से, या 2 पिक्सल से ज़्यादा हो जाए। अच्छा भी करके देखता हूँ, नहीं 2 पिक्सल तो ज़्यादा है, इसे 1 पिक्सल रखता हूँ, 1 पिक्सल। अब ठीक है। और बॉर्डर के लिए भी मैं बॉर्डर को भी कुछ हद तक चेंज करूँगा। इसे इतना रखता हूँ और इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ। अब देखता हूँ ये कैसी दिख रही है। नहीं, ये तो बहुत ही ख़राब हो गए, इससे अच्छा तो पहले ही था। हाँ ये ठीक ही है। चलिए तो अब हम इस पे एनिमेशन करते हैं। इसके पहले कि मैं समझा देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें इसमें। रोटेट वाई का मैंने क्या बताया, मतलब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर 180 डिग्री रोटेट होगी और ये पीछे की तरफ चली जाएगी। और ट्रांसलेट जेड से 100 पिक्सल का डेप्थ क्रिएट होगा। रोटेट एक्स में भी यही है, 90 डिग्री। हमने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रोटेट किया तो ये राइट साइड में ये टॉप साइड में चली जाएगी, टॉप यानी ऊपर की तरफ चली जाएगी। रोटेट एक्स की वजह से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब क्या, वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 90 डिग्री। ट्रांसलेट जेड और फिर रोटेट एक्स -90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये बॉटम की तरफ चल जाएगी, पर यानी एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी एक्स डायरेक्शन में, माइनस यानी कि एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के निगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में ये रोटेट हो जाएगी और लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। तो क्यूब तो हमारा बन गया। अब हम इसे रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के लिए मैं क्यूब पे एनिमेशन लगाऊंगा। चलिए तो हम एनिमेशन लगाना शुरू करते हैं। ये एनिमेशन मैं देता हूँ किस पे, क्यूब पे। तो यहाँ मैं दूंगा एनिमेशन नेम में मैं देता हूँ स्पिन एनिमेशन नेम। एनिमेशन ड्यूरेशन देता हूँ 5 सेकंड, अभी के लिए 3 सेकंड देता हूँ। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन देता हूँ लीनियर, और आइट्रेशन काउंट देता हूँ इनफाइनाइट। ठीक है। अब मैं एक की फ्रेम बना लेता हूँ। तो की फ्रेम के लिए मैं लिखूँगा @की फ्रेम, और यहाँ मैं स्पिन एनिमेशन का अपने नाम दूँगा, और यहाँ मैं फ्रॉम रोटेट करूँगा, फ्रॉम ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स 0 डिग्री से रोटेट वाई 0 डिग्री से टू ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स 360 डिग्री और रोटेट वाई दूंगा 360 डिग्री। अब तक सब कुछ सही है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्यूब को, क्योंकि लगभग हमारा इस कोड को, क्योंकि लगभग हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ मैंने फेस में हाइट विड्थ भी सही दिया। इसे कलर थोड़ा और चेंज करता हूँ मैं इसकी, मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा है ये ठीक है। और इसे ऐसा रखता हूँ, और बॉर्डर कलर फ़िलहाल के लिए वही रहने देता हूँ। बैकग्राउंड फ़िल्टर भी, और फेस पे 1 सेकंड, मैंने फेस पे मार्जिन टॉप और लेफ़्ट दे दिया है गलती से। ये फेस पे नहीं, ये क्यूब पे होगी। 1 सेकंड मैं यहाँ कर लेता हूँ, क्योंकि फेस पे अगर आप मार्जिन टॉप और लेफ़्ट दोगे तो ये क्यूब एक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी।
तो मैं वैसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही एक्सिस पे मूव करे, इसलिए मैं इसे क्यूब पे दूंगा। तो अब तक तो सब कुछ सही है। अब मैं देखता हूँ ब्राउज़र पे जा कर के रिफ़्रेश करता हूँ क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। बड़ा करने पर ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया, इतना ही रहने देता हूँ। अब रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो ये क्यूब हमारी मूव हो रही है। हालांकि बहुत फास्ट मूवमेंट है इसकी, तो मैं मूवमेंट थोड़ी कम कर देता हूँ, इसकी स्पीड कम कर देता हूँ। स्पीड मैं 3 सेकंड की जगह 5 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड। अब देखता हूँ, हाँ अब ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हमारा था ये क्यूब, और इस क्यूब में बस कलर का ही फ़र्क है। मैंने कलर इसमें दूसरा ले लिया। आप जो भी चाहो वो कलर दे सकते हो, जैसे यहाँ अगर ब्लू कलर भी चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। ब्लू कलर शायद और अच्छा लगे। इसे एक सेकंड, इसे ब्लू पर जा कर के शिफ्ट कर देता हूँ इतने पर फिर हमें बॉर्डर का कलर कुछ ब्राइट लेना होगा। चलिए इसे सेव करके पहले देखता हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ। हाँ ये पिछले वाली से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इसकी कलर। तो यही था क्यूब का प्रोजेक्ट। अब मैं इसमें कोड्स में कुछ बातें आपको समझा देता हूँ जो मैंने लिखी है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो हर एक फेस के लिए मैंने किया, ये रोटेट एक्स, रोटेट वाई और ट्रांसलेट जेड, इसका मतलब अब तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया है कि जब भी किसी एक्सिस के लिए हम रोटेट करते हैं, जैसे रोटेट एक्स करते हैं, तो वो एक्स डायरेक्शन में रोटेट नहीं होती, वो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रोटेट होती है। यानी जिस तरफ वाई होगा उस तरफ ये रोटेट होगी। रोटेट एक्स माइनस 90 डिग्री किया है मैंने, तो माइनस वाई एक्सिस में माइनस 90 डिग्री की तरफ ये रोटेट हो जाएगी। ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। और ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ट्रांसलेट जेड का मतलब क्या है। ट्रांसलेट जेड से हम डेप्थ क्रिएट करते हैं। इसमें हमने हर एक में 100 पिक्सल का डेप्थ दिया। अच्छा, 100 पिक्सल का डेप्थ ही हमने क्यों दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हाइट और विड्थ दिया था हमने वो 200 पिक्सल का दिया था। तो सारा कुछ सेंटर में है, हमारा जो जितना भी फेस है वो सेंटर में है। तो उसे जेड डायरेक्शन में आप 100 पिक्सल मूव करोगे तभी तो वो जा करके साइड में एक क्यूब बनाएगी। नहीं तो वो, अगर आप यहाँ पे 200 पिक्सल भी कर देते हो तो क्यूब बिगड़ जाएगी। जैसे मैं यहाँ 200 पिक्सल करके आपको दिखाता हूँ, और बैक आप देख रहे हो क्यूब से ये बाहर चला गया है ये फेस। तो इसीलिए मैंने 100 पिक्सल का डेप्थ दिया था। इतना आपको समझ में आ गई होगी बात। और अब मैं कुछ और समझाता हूँ। हाँ, ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। रोटेट एक्स 0 डिग्री और रोटेट वाई 0 डिग्री, ये मैंने 0 डिग्री शुरू किया है। और ट्रांसफॉर्म मैंने रोटेट एक्स 360 डिग्री और रोटेट वाई 360 डिग्री तक किया है, ताकि ये पूरी 360 डिग्री तक, यानी पूरी एक सर्कुलर फॉर्म में ये रोटेट हो। तो अब आप ये पूरा कोड देख सकते हो। इसे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और ये अब सही हो गई है। तो ये था क्यूब का प्रोजेक्ट। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये स्लाइडर वाला 3D एनिमेटेड स्लाइडर का प्रोजेक्ट आपको बताऊं, जो कि काफ़ी इजी है, बस इसमें भी कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स यूज करना होगा, तो आप मुझे कमेंट में 3D स्लाइडर लिखना। मैं ये इस प्रोजेक्ट का वीडियो ट्यूटोरियल बना करके अपलोड कर दूँगा। तो बस 3D स्लाइडर लिखना, मैं अपलोड कर दूँगा इसकी वीडियो। और ये क्यूब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ और चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो वो करो इसमें। तो ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।